जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल JS.95 पर। दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा क्योंकि ये तहलका सीरीज है। तहलका सीरीज में हम विशेष रूप से बिहार एसएससी को कवर कर रहे हैं, लेकिन आपका कहा जाए कि ये सभी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन इसमें होंगे वो सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में, यूपीएससी की बात करें या कोई भी पीसीएस की बात करें या रेलवे की बात करें या बिहार के विभिन्न एग्जामों की बात करें, चाहे आपका एसएससी हो, दरोगा हो या आपका सचिवालय सहायक हो, इन सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये बिहार के जो पंचायती राज व्यवस्था है यानी कि स्थानीय स्वशासन है, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन को देखा गया है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो होगा ये आज कोई भी यूट्यूब चैनल पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा। जो टॉपिक को हमने लाया है, मैंने पंचायती राज व्यवस्था से मिलेंगे ही, लेकिन जो टॉपिक हमने कवर किया है वो जो टॉपिक है ये आप कहीं कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस टाइप का टॉपिक नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम ये टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं इस पर हम जिक्र करेंगे, और क्या हमें अन्य से हम क्या आपको स्पेशल दे रहे हैं, यानी कि जो कंटेंट हम जो दे रहे हैं स्पेशल क्या दे रहे हैं उस आप स्वयं इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। फिर कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी नेट हो, यानी कहीं भी ये क्वेश्चन को आप सर्च करके देख सकते हैं कि हम कितना मेहनत और रिसर्च करके ये क्वेश्चन को लाए हैं। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था कि आज इसका सुपड़ा साफ होने वाला है। जो कोई भी एग्जाम में जो स्थानीय स्तर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों पहली बात कर लेते हैं कि हम क्या आखिर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कहा जाए कि बिहार के जो पंचायती राज व्यवस्था है यानी या केंद्र की जो 73वां संविधान संशोधन लागू जो किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन कि 1992 में आया था अधिनियम, और इसको 93 में पूरे देश में 24 अप्रैल को लागू किया जाता है। तो हम लोग ये जो संविधान संशोधन है, अनुच्छेद हैं, या कौन से पद के लिए किनको नियुक्त किया जाता है, किनको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नियुक्ति मैंने की जाती है, चुनाव के माध्यम से कहा जाए या अदृश्य माध्यम से कहा जाए या लॉटरी निकाल के बात करें, तो इन सभी का बात जिक्र करेंगे। इसके अलावा है दोस्तों कि आपका ये क्वेश्चन है जैसे कि किनका वेतन क्या है, उसके बाद में किनका कि जमानत राशि क्या है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जमानत राशि के बारे में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुखिया के जमानत जो राशि है कितना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा कि सरपंच किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो यानी त्याग पत्र से संबंधित भी कौन किसको देता है, वार्ड सदस्य भी किसको देता है, ये सभी पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये बनने वाला है दोस्तों। अगर लास्ट तक आप बने रहते हैं तो आपका समझिए कि पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त होगा। आज हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक में किस तरह काम कर रहा है, यानी कि शुरू में कैसे काम किया था, मध्यकाल में कैसे मैंने कि कौन शुरुआत किया था, क्या क्या हुआ था, फिर आधुनिक में जो हम लोग जी रहे हैं या आज का स्थानीय स्वशासन को देख रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है, उस सभी को थोड़ा बहुत हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है पंचायती राज व्यवस्था और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। यह है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था, पहली बात देख लीजिए कि प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था का प्रमाण चोल काल से मिलता है। ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप उठा के देख लीजिए। 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि किस काल में स्थानीय स्वशासन का मैंने शुरुआत हुआ था, तो चोल काल में हुआ था। देखिए चोल काल में ये शुरुआत हुआ था। परांतक प्रथम, ये कौन शासक था जो ये स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था प्राचीन काल में, तो ये परांतक प्रथम। ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यानी कि स्थानीय स्वशासन है, ये पहले से मैंने कि सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता, उस समय भी थोड़ा बहुत प्रचलित थी, लेकिन इसका मेन प्रमाण जो मिलता है, प्रमाणिक स्वरूप जो देखते हैं हम चोल काल में देखते हैं, जो आपका ये परांतक प्रथम के द्वारा जो अभिलेख एक लिखाया गया था जिसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख में पहली बार जिक्र किया गया था, ठीक है। तो प्रांतक जो प्रथम था इसने इसको लिखवाया था। देखा जाए तो ये इसका उपनाम है प्रांतक का, ये उत्तम चोल बोला जाता है इसको, या मदुरेन कोंड, मदुरै कोंड भी बोला जाता है। इसका शासनकाल देखिए 907 से 955 तक ये शासन करता है। इसी समय ये शिलालेख लिखवाता है उत्तर मेरूर
अभिलेख। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली बार स्थानीय स्वशासन का जिक्र किस शिलालेख में किया गया है। तो यह उत्तर मेरू शिलालेख या अभिलेख बोलिए इसको। ठीक है, शिलालेख बोलिए या अभिलेख बोलिए, ये उत्तर मेरू लेख है, इसमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख पहली बार मिलता है। आगे है दोस्तों कि उत्तर मेरूर अभिलेख। देखिए, ये उत्तर मेरूर अभिलेख में 2 बार लिखा गया था, जो है ना 2 अभिलेख है ये। एक 919 में एक लिखा गया था, एक 921 में। ये दोनों याद रखिएगा, उत्तर मेरूर अभिलेख को 2 बार लिखा गया था, 919 और 921। चलिए, यह अभिलेख उत्तर मेरूर के बैकुंठ पेरुमल मंदिर में उत्कीर्ण किया गया है। देखिए कहाँ पे है ये, कौन मंदिर में है, तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर में उत्कीर्ण किया गया है। वर्तमान में ये तमिलनाडु में है। देखिए ये जो है ना तमिलनाडु में, इसका मैप भी देखेंगे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आपको लगेगा कि हाँ आखिर हम जो कंटेंट लाए हैं सही में तहलका है। तहलका सीरीज का पहला सीरीज जो है मैंने टॉपिक, ये तहलका ही है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है, तो ये है चोलकालीन अभिलेख में 3 प्रकार के स्थानीय सभा यानी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया। तो अब देखिए दोस्तों, प्राचीन में जो चोल काल में जो स्थानीय स्वशासन था किस टाइप का था, उसका क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये जो था ना, चोल काल में जो स्थानीय स्वशासन था, इसको जो निम्न स्तर था यानी ग्रामीण स्तर के लिए, ये उर उसको बोला जाता था। उर याद रखिएगा, ये सभी ग्रामीण लोगों की सभा थी, जिसको उर बोला जाता था। और जो महासभा था यानी कि सभा या महासभा, ये ब्राह्मणों की सभा थी। ठीक है, और नगरम जो था, नगरम ये व्यापारियों समुदाय की प्रशासन की सभा थी, यानी व्यापारी के जो समुदाय थे, व्यापारी समुदाय के लोगों के प्रशासन को देखा जाता था नगरम के तहत। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सबसे छोटा में था उर, दूसरे नंबर पर बड़ा में जो था सभा था, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा नगरम था। तो इस तरह से अभी के वर्तमान के परिदृश्य में देखते हैं ब्रिटिश काल या भारत के वर्तमान दृश्य, तो देखिए इसमें ग्रामीण सभ्यता हो गया। ठीक है, मैंने सॉरी ग्राम पंचायत हो गया, यानी ग्राम स्तर का वर्तमान दृश्य देखते हैं तो। ठीक है, और पंचायत स्तर का प्रखंड जो है ना, मैंने पंचायत समिति जो है प्रखंड स्तर का है, और जिला परिषद जो है ना जिला स्तर का है। देखिए इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रखंड स्तर बोलेगा या ब्लॉक स्तर का, ये पंचायत समिति होता है। और पंचायत समिति ये काम जो होता है, ये ग्राम पंचायत और जिला को एकदम कनेक्ट करना, यानी दोनों को जोड़ने का काम यही करता है ये पंचायत समिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये यहाँ से आपका कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर कौन सी समिति काम करती है, तो पंचायत समिति काम करती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत याद रखिएगा, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये देखिए यहाँ चोल का जो शासन व्यवस्था था, आप एक बार देख लीजिए चोल का ये कहाँ था, ये आप देख सकते हैं चालुक्य है, राजपूत है, बेंगी है, यहाँ चोल है। देखिए चोल का अगर चोल का मेन हम लोग देखते हैं क्षेत्र, तो यहाँ देखिए यहाँ पे चोल अपना स्थानीय स्वशासन को जागृत कर रहा था, और इसने कई सारे क्षेत्र को जो है ना अपने में मिला लिया था। जो हम पढ़ते हैं कि आपका श्रीलंका वगैरह का जीत लिया था ये राजराज प्रथम या राजेंद्र चोल, ये सब। तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं ब्रिटिश काल में क्या हुआ था। तो देखिए पहले जो आपका देखा जाए कि शुरुआत में जो चोल काल में ही स्थानीय स्वशासन का एक तरह से स्वरूप को देखते हैं हम लोग। उसके बाद ब्रिटिश काल में देखा जाए तो इसका जो है ना ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन यानी कि 1882 में किया था ये, इसको माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, मेन रूप से भारत में कहा जाए तो। ठीक है, उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो दिया है, देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का सुझाव रिपन ही दिया था, यानी कि यही स्थापना किया, जनक माना जाए या यही सुझाव दिया, यही दिया। और स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का जो पाठशाला बोला था लॉर्ड ब्राइट ने कहा था। तो पहली बात है दोस्तों कि याद रखना है कि जो ब्रिटिश काल में यानी कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जिक्र या जनक किसको माना जाता है या सुझाव किसने दिया था, तो ब्रिटिश काल में जो लॉर्ड रिपन दिया था। उसके बाद में इसमें कई सारे सुधार को देखा जाता है। ठीक है, कई सारे संशोधन होते हैं, संविधान में उसको शामिल किया जाता है, सब हम लोग देखेंगे। यानी कौन कौन समितियाँ, इन सभी समिति पर चर्चा भी करेंगे। समिति से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसको भी देखेंगे दोस्तों जिसके समय में
कौन सी समिति आया था या कौन से अनुच्छेद संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा है। इस बार भी सीजीएल में, बीएसएससी सीजीएल में जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ था। बीपीएससी में तो हर बार पूछता है, और बिहार के एग्जाम का तो बातें ही छोड़िए, यानी हर एग्जाम में, या भारत का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, पंचायती राज व्यवस्था आता ही आता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ कि पंचायती राज व्यवस्था का, यानी कि ये देखा जाए कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से संबंधित है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्तर से ये संबंधित है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। यानी कि देखिए दोस्तों, हम जो देश चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गांव से जुड़कर शहर से जुड़ते हुए, यानी कि एक गांव से जिला बनता है, जिला से फिर राज्य बनता है, राज्य से एक देश बन जाता है। उसी तरह जो है ना स्थानीय स्वशासन को इसलिए लाया गया है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण के उद्देश्य लाया गया है। लोगों में ये भागीदारी जो है ना सीख के रूप में काम करेगी, लोग सीखेंगे इससे कि हाँ राजनीतिक क्या है और हमको शासन व्यवस्था कैसे चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लेके जो ना ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है विकेंद्रीकरण का, इसको लाया गया है, क्योंकि हमें देश भी चलाना है ना। तो गांव से ही नो देश का निर्माण एक होगा, यानी कि गांव में पहले ये सब लोग जानेंगे, फिर देश हमारा विकसित होगा, देश में भी शासन किया जाएगा। जैसे मैं वार्ड नगर में अभी बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वार्ड नगर जो है उनका जन्म हुआ था, और वहाँ से कहीं ना कहीं राजनीतिक सीख धीरे धीरे उनका विकसित हुआ और आज प्रधानमंत्री है। उस तरह से कई सारे हमारे पूर्व में जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो ग्रामीण क्षेत्र से ही थे। तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का भी सुझाव यही है कि हम देश अगर विकसित है यानी कि होगा, तो ग्रामीण गांव विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। यानी गांव के प्रति बहुत ही उनका सुझाव था, और इसीलिए अनुच्छेद 40 में जो है उनका जिक्र किया गया था कि ग्रामीण जो गांव का जो एक अथी है पंचायत समिति क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, उसको अनुच्छेद के माध्यम से मैंने कि उसको सम्मिलित किया जाए, और उसको जो है 40 से जो अनुच्छेद है इसको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखकर जो है ना मैंने गांव को एक तरह से संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने की जिक्र किए थे महात्मा गांधी। इससे क्या होगा, गांव विकसित होगा, ठीक है, और लोगों को भागीदारी मिलेगी तो और भी विकसित होगा देश। आगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ना पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है, ठीक है, यानी सोवियत संघ जो है ना उससे हम पंचायती राज व्यवस्था को मेन रूप से देखते हैं कि हाँ वो क्या क्या अपने यहाँ पंचायत स्तर पर सुझाव किया है, सुधार किया, हम उसको अपने में यहाँ पंचायत में उसको सुधार करते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जो समितियाँ थी, कई सारी समितियाँ जो है ना पंचायत स्तर पर पंचायत के निर्माण के लेके या उसको विकसित करने के उद्देश्य से या उसको संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से लाया गया था। तो इसी तरह से एक पंचायत जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जो ये 1957 में गठित किया गया था। याद रखिएगा 1957 में, आगे मिल ही जाएगा, हाँ मिल जाएगा। 1957 में इसको गठन किया गया था। बात करते हैं तो क्या था दोस्तों, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिए थे, यानी कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है ये बलवंत राय मेहता ने ही दिए थे। इनको जो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, देख लीजिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में एक गठित किया गया था, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए सरकार ने 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 58 में सरकार को सौंप दी। और देखिए यहाँ सरकार को सौंप दी और जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। देखिए पंचायती राज जो कहा गया, पहला स्थानीय स्वशासन बोला जाता था, उसके बाद यहाँ से पंचायती राज कहा जाने लगा। बात करते हैं दोस्तों को, याद रखिएगा कि किसके जांच के लिए ये बलवंत राय मेहता समिति आया था, तो सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की, और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है 1953 में आया था, इन सभी के असफलता क्यों हुआ था इसी के जांच के लेके बलवंत मेहता समिति आया, और ये 1957 में इसको गठन किया गया था, और 58 में अपना रिपोर्ट पेश किया, और फिर ये बलवंत मेहता समिति जो है ना जो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, और उन्हें जो है ये आगे चल के पंचायती राज कहा गया इसको। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे क्या है,
आगे टॉपिक देखिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ देखिए कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें क्या है। तो त्रिस्तरीय का सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने ये 1957 ईस्वी में की थी। इसके देखा जाए कि क्या क्या है त्रिस्तरीय में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। यानी कि ग्राम स्तर पर पंचायत हो जाएगा, माने ग्राम पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक या तहसील बोलिए या तालुक स्तर। यानी कि ये आपको याद रखना ही है। पिछला बार ब्लॉक दे दिया था तो ब्लॉक किसी को पता नहीं था, प्रखंड इनको पता था, ठीक है। तो ये ब्लॉक या प्रखंड एक ही होता है। तहसील अगर दे देगा तो दिक्कत है, तो इसको भी याद रखेगा तहसील, ये शब्द को याद रखिए क्योंकि ये पूछता है। तो इसके स्तर का जो होता है ये पंचायत समिति होता है, ठीक है। ग्राम स्तर का ग्राम पंचायत, और ब्लॉक या प्रखंड, तहसील या तालुक स्तर का बोला जाए तो ये पंचायत समिति होगा। जिला स्तर का बोला जाए तो जिला परिषद होता है, ठीक है। ये जिला स्तर का जिला परिषद। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यह है कि राज्यों में लागू। अब देखिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि सर्वप्रथम जो है ना, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला, ये जिला याद रखिएगा, और उसके गांव जो है ना बगधारी गांव, ये CGL BSSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन किस पंचायत में था। ये गांव बगदारी था, यानी पंचायत भी था ये। इस यहीं पे यानी कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही इसको स्थापित किया था, देख लीजिए। यानी कि महात्मा गांधी का सपना था गांव में जो एक शासन का व्यवस्था लाया जाए, वो यहाँ विकसित होते हुए दिख रहा है। यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में। अब देखिए आगे क्या है कि दूसरा राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश के महबूबनगर, ये याद रखिएगा, जिला जो है महबूबनगर, ये आंध्र प्रदेश है। वहीं के एक ब्लॉक जो है ना सादनगर ब्लॉक है, ठीक है ना। सादनगर ब्लॉक में ये पहली बार जो है ना 11 अक्टूबर, याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। यानी कि पहला जो है कि राजस्थान के आपका नगौर जिला के बगधारी गांव हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि महबूबनगर जिला है आंध्र प्रदेश का, और वहाँ का ब्लॉक जो है ना सादनगर ब्लॉक, वहाँ 11 अक्टूबर 1959 को, यानी कि 9 दिन के बाद यहाँ लागू किया गया था। अब देखिए यहाँ हर बार क्वेश्चन ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य जो था ना मध्य प्रदेश, या कहा जाए कि पहला चुनाव कौन करवाया था, तो मध्य प्रदेश ही पंचायती राज व्यवस्था लागू भी किया था, और सबसे पहले चुनाव भी यही कराया था। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ पूरा देश में तब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे है, चलिए आगे है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहाँ पे है पंचायती राज व्यवस्था, कहाँ नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अब लागू नहीं है तो अब मैप के आधार पर भी हम लोग देख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, इसके अलावा एक दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अब बात करते हैं कि दोस्तों ये मैप के अनुसार कैसे पढ़ लें, तो देख लीजिए, यहाँ नागालैंड हो गया, ठीक है। नागालैंड के बाद में यहाँ मिजोरम हो गया, और यहाँ मेघालय हो गया। अब देखिए यहाँ से त्रिकोण बन रहा है, त्रिभुज का निशान बन रहा है, ये से याद रख सकते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी लागू नहीं है, ये कहीं कहीं आप पढ़े होंगे, अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। यानी कि कहा जाए कि ये औपचारिक रूप से यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, औपचारिक रूप से यहाँ भी काम कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय, लेकिन औपचारिक रूप से है। लेकिन मेन रूप से कहा जाए कि कहाँ नहीं है, तो आपका ये तीनों याद रखेगा। कहाँ? मेघालय एक हो जाएगा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप के आधार पर जब आप पढ़ लेते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा कि कहाँ क्या नहीं है। देख लीजिए, इस टाइप का आपका वीडियो कहीं नहीं अभी तक देखे होंगे, आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चन कैसे उठा के लाए हैं। इसके अलावा अभी और भी मजा आने वाला है क्वेश्चन में दोस्तों, आप सोचेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंजॉयमेंट आएगा इसमें। क्वेश्चन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्या है क्वेश्चन और कहाँ से हम लाए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कहें कि पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित प्रमुख समितियाँ, अब प्रमुख समिति में कौन कौन है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति जो है आया, ये 3 स्तरीय माने कि पंचायत स्तर पर 3 स्तरीय की बात कहा, मैंने पंचायती राज व्यवस्था जो है ना 3 स्तर का होगा। किसने बोला था? तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया था। ये क्या था बोला, तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 को ये सुझाव दिया था।
ठीक है। उसके बाद आपका एक अशोक मेहता समिति जो 2 स्तरीय दिया था, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ। देखिए यहाँ पे है एक के संथानम समिति, ये 1963 में आया था। ठीक है, ये मेन रूप से जो है ना भ्रष्टाचार की जांच के लिए इसको गठन किया गया था, जो 1964 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, सीबीसी का स्थापना इसी के बाद किया जाता है, इसके जांच के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा जो के संथानम समिति था, ये मेन रूप से पंचायत स्तर पर जो भी ये हो रहा था भ्रष्टाचार, इस सब के जांच के लिए इसको लाया गया था। उसके बाद है यहाँ सादिक अली समिति। याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि जो पंचायत स्तर से संबंधित पंचायत समिति से संबंधित, यानी कि पंचायत व्यवस्था यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति है, तो उस समय आपको दिक्कत हो जाएगा, नहीं याद रहेगा। तो सादिक अली समिति याद रखिएगा, 1964 में आया था। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए कि अशोक मेहता समिति, देखिए ये 1977 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिए। अब इसने क्या कहा था कि ये 2 स्तरीय की बात कहा था। ठीक है, यानी कि ये 3 स्तरीय की जगह पर क्या बोला था, 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कहा था। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ये अशोक मेहता समिति का जो एक सुझाव था 2 स्तरीय का, समझिए 20 लाख से जहाँ कम जनसंख्या होगा वहाँ ये 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, और जहाँ पे 30 लाख माने 20 लाख से अधिक है वहाँ पे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उस राज्य में लागू है। अब बात करते हैं कि 2 स्तरीय का जो सुझाव ये दिए थे कौन था, तो ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत बोले थे, और जिला स्तर पर ये जिला बोले थे, जिला परिषद जो बोलते हैं, जिला परिषद बोले थे। ठीक है, परिषद याद रखिएगा, परिषद याद रखिएगा, जिला परिषद है। ठीक है, ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके बाद देखिए ये याद रखिएगा, जो ये मेहता समिति जो आए थे, अशोक मेहता समिति, ये जनता पार्टी का उस समय सरकार था, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उसी समय ये अशोक मेहता समिति आया था। चलिए ये कई बार पूछा जाता है कि कौन से उस समय प्रधानमंत्री थे, इस बार सीजीएल में भी पूछा है। कौन सा क्वेश्चन पूछा है, चलिए हम बताते हैं आपको। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कि जो 5वां नंबर समिति है पीवीके राव समिति, ये 1985 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जो है ना, ये सुझाव जो दिया था 4 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, यानी कि पहला जो है ये 3 स्तरीय का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति, और 2 स्तरीय का अशोक मेहता समिति, और 1985 में जो आया था पीवीके राव समिति, ये 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया था। ठीक है, इसने कहा था कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद, और राज्य स्तर पर जो है ना राज्य विकास परिषद का ये इसने जिक्र किया था। ये देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ये लागू हुआ था आपका 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था। ठीक है, 3 स्तरीय तो आपका हर एक राज्य में है, माने अधिकांश लगभग 20 प्लस राज्यों में है, लेकिन आपका कहा जाए कि नहीं अधिकांश राज्यों में सभी राज्यों में जो है ना आपका 20 प्लस क्या बोलते हैं, ये 3 स्तरीय है, लेकिन 4 स्तरीय मात्र आपका पश्चिम बंगाल में लागू हुआ था। चलिए आगे है दोस्तों कि ये आया था अगला जो समिति 6ठा नंबर है एलएम सिंधवी समिति। देखिए इसी के बारे में आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए जो तीसरा सीजीएल मेंस हुआ था इसमें पूछा गया था कि ये जो समिति आई थी एलएम सिंधवी समिति 1986 में, वो किसके समय में आई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था देश का, तो वो राजीव गांधी के समय में ये आई हुई थी समिति। लेकिन इसने क्या किया था, संवैधानिक का मांग किया था, मैंने संवैधानिक दर्जा जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसने एलएम सिंधवी समिति ने मांग किया था। ठीक है, ये कब 1986 के समय में आया था समिति, संवैधानिक दर्जा का मांग किया था। इसके अलावा जो है ना पीके थुंगन समिति 1988 में आया था। देखिए 1988 में पीके थुंगन समिति आया था और इसने भी संवैधानिक दर्जा का मांग किया था, यानी इसको शक्ति प्रदान किया जाए, यानी पंचायती राज व्यवस्था को, इसलिए संवैधानिक दर्जा का मांग किया था दोनों। ये दोनों याद रखेगा, एलएम सिंधवी समिति और पीके थुंगन समिति। आप लोग याद रखेगा जो क्वेश्चन हम ये आज करा रहे हैं इसका हम एमसीक्यू भी लेके आएंगे, और एमसीक्यू जो है ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। हम टॉपिक जो मान के चले तो हल्का सीरीज का एमसीक्यू के माध्यम से ही लाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हम ये लाए हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन जाता है। देखिए 64वीं संविधान संशोधन, यानी 64वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में हुआ था, राजीव गांधी के समय में हुआ था। देखिए क्या कह रहा है ये कि राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 64वें संविधान संशोधन बिलों को पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए पेश किया, लेकिन इसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित
नहीं किया गया था, इसलिए यह प्रयास विफल रहा। यानी कि जो 64वां संविधान संशोधन, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने लाया था या किसके समय में आया था। तो राजीव गांधी जी इसको लाए थे। ये 64वां संविधान संशोधन, और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, याद रखिएगा इसको। मैंने कि पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए इसको पेश किया गया था। 64वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, ये 1989 में आया था। चलिए, राजीव गांधी के समय में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहाँ पे है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। तो ये क्या कह रहा है 73वां संविधान संशोधन? ये 1992 में आया था, लेकिन पूरे देश में जो लागू की बात करें तो आपका देख लीजिए 24 अप्रैल 1993 में पूरा देश में लागू हुआ था। पंचायती दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखा जाए कि जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, अब ये पंचायती राज व्यवस्था को किस में शामिल किया गया है? देखिए, तो भाग 9 में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है, और भाग 9 के क में जो है ना ये जो नगर निगम है, यानी कि नगर पंचायत का बात कहा गया है। तो ये हो गया भाग 9 में जो है ना पंचायत का बात किया गया है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए कि अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 243 के क से अ, यानी कि ए से ओ तक, ठीक है, ABCD के ए के अंक से ओ तक ये आपका डिनोट किया गया है, यानी कि अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अनुसूची की बात करें तो 11 जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, इसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था को वर्णन किया गया है, ठीक है, मैंने कि शामिल किया गया है अनुसूची 11 में। 12 में आपका नगर निगम से संबंधित है, यानी कि नगर पंचायत से संबंधित है। अब देखिए, देखो दोस्तों कि 29 जो विषय है, 29 विषय, इस विषय में जो है ना 31 कार्य है, और ये जो है ना ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है ना पंचायत राज को 29 विषय पर कार्य करने के लिए अनुमति देता है या शक्ति प्रदान किया गया है। तो यह है 243 का जी, ठीक है, 243 का जी। ये सभी अनुच्छेद को भी हम लोग देखेंगे लास्ट में, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कि जो 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, उस जो लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला राज्य जो है ना, जैसे 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में 1993 में लागू हुआ। देखिए, अधिनियम 92 था और ये 93 में लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन याद रखिएगा नगर पंचायत से है, 73वां जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से है। तो ये जो है ना पहला राज्य, उधर भी हम लोग पढ़े थे कि मध्य प्रदेश है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। देखिए, ग्राम पंचायत के गठन के लिए जो प्रावधान है अनुच्छेद 40 में है, और ये अभी दरोगा वाला एग्जाम जो हुआ था बिहार के, उसमें पूछा हुआ अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 40। चलिए, यहाँ पे है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला ये क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण अनुच्छेद 243 के डी, देखिए डी डेवलपमेंट के लिए है। इसका विशेष हम जो ट्रिक्स है उधर हम याद कराएंगे लास्ट में, जब अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। आप बने रहिए, यहाँ देख लीजिए केवल ये अनुच्छेद में आरक्षण वाला क्या क्या है, ठीक है। ये 243 के डी कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत में 1/3 जो है ना, मैंने कि 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, 93 में लागू हुआ था, ये 92-93 देता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1/3 आरक्षण का व्यवस्था किया गया था। लेकिन अगस्त 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो है ना 50% आरक्षण कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। यानी कि आपका मनमोहन सिंह के समय में 2009 में 50% आरक्षण का बात कर दिया गया। लेकिन इससे पहले भी कोई राज्य था जिसने पंचायत स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। क्या बात है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। ये 2006 में अधिनियम जो बना था, मैंने पंचायती राज अधिनियम बिहार का 2006, उसी के तहत जो है ना महिलाओं को 50% आरक्षण और पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका बीपीएससी में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि किस अधिनियम के तहत और कब दिया गया था 50% आरक्षण। तो ये बिहार दिया था 50% आरक्षण आपका पंचायती राज व्यवस्था में, जो 2006 के अधिनियम के तहत, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम जो आया 2006 में। और केंद्र में आया था पंचायती राज अधिनियम 2009 याद रखिएगा, जिसमें 2004 में आया था जो मनमोहन सिंह के समय में। लेकिन 50% आरक्षण की जो बात कही गई थी 2009, याद रखिएगा डेट, ये भूलिएगा नहीं। ये भूल गए तो समझ लीजिए कि अगर गलती हो सकता है आप लोगों का।
चलिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, जहाँ पे 50% आरक्षण है जो जो राज्य में, देख लीजिए यहाँ पे ये सभी राज्य हैं, अपना सब देख लीजिए। 20 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बिहार प्रथम है, इसलिए इसमें रेड कर दिया गया है। देखिए ये सब है, आप पढ़ सकते हैं अपना से। चलिए यहाँ पे है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ना, यहाँ देख लीजिए इसमें जो है, इसके अंतर्गत क्या है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली, या 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में क्या है, 2 स्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है, यही 73वां संविधान संशोधन में। यानी जहाँ भी जिस भी राज्य में अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ पे 3 स्तरीय लागू होगा, जहाँ पे उससे कम है तो वहाँ 2 स्तरीय लागू होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन, देखिए ग्राम पंचायत का गठन ना 1000 अगर जहाँ पे जनसंख्या है वहाँ पे किया जा सकता है, 1000 से अधिक, 1000 से जितना भी अधिक हो। लेकिन बिहार की बात करते हैं तो मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच वगैरह जो भी है, अगर जो जो जनसंख्या देखते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन जो होता है लगभग मैंने 7000 के आसपास जो जनसंख्या होता है, 7000 के जनसंख्या के आधार जहाँ भी रहता है वहाँ गठन कर दिया जाता है, यानी ग्राम पंचायत का। तो ये बिहार में है मेन रूप से 7000 जनसंख्या, ये अधिक नहीं होगा, यानी कि 7000 जनसंख्या ही होगा, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, से हटके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। देख लीजिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे है कि सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। देखिए मैंने सभी पंचायत का जो कार्यकाल है, पंचायत का जो भी उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं उनको 5 साल के लिए मैंने काम करना होता है, जिसका चुनाव जो है ना कौन करता है, राज्य सरकार द्वारा चुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो ये जो चुनाव कराया जाता है 243 के, ठीक है ना, निर्वाचन जो है ना पंचायत का जो निर्वाचन होता है, याद रखिएगा 243 के, इस सब का ट्रिक से हम लोग लास्ट में याद कर लेंगे। यहाँ देखिए आगे क्या है कि पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन, ठीक है, यानी कि पंचायत अगर भंग होता है तो उसको पुनर्निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष बचे हुए अवधि के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ ये है दोस्तों, अगर कोई मुखिया बना, ठीक है, अगर मुखिया बना और 2 साल तक मुखिया रह गया, ठीक है, लेकिन पंचायत को जो है ना कुछ बहुमत वगैरह अथी होने के अथी में क्या बोलते हैं कि मुखिया के विरोध में बहुत सारे वार्ड सदस्य जो है ना अपना प्रस्ताव पेश कर देते हैं, यानी कि ये आवाज उठाते हैं कि हाँ हमें ऐसा मुखिया नहीं चाहिए, ये काम जो है ना संवैधानिक रूप से नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में जो है ना कि अगर 2 साल तक ये कर लिए शासन, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इनका मैंने क्या होता है, भंग हो जाता है, पंचायत भंग हो जाता है, जैसे लोकसभा भंग हो जाता है, राज्यसभा भंग हो जाता है, सॉरी राज्यसभा तो नहीं, लोकसभा भंग हो जाता है, ठीक है। तो उस या विधानसभा भंग हो जाता है, उसी तरह ये जो है ना ये भी भंग होता है, ठीक है। पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो ये होता है मुखिया, इनका भी पंचायत भंग होने के बाद क्या होता है कि अगर 2 साल तक काम किए हैं तो उनको अगला जो चुनाव होगा, यानी पुनर्निर्वाचन जो भी मुखिया बनेंगे वो 3 साल के लिए काम करेंगे, ठीक है, 3 साल से ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर 3 साल जैसे दोनों मिला के 5 साल हो गया, और फिर नए सिरे से जब अगला चुनाव होगा तो नए सिरे से होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ देखिए कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु, देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंचायत का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उस चुनाव के लिए आपको उम्र जो होना है 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और पंचायत स्तर पर अगर वोट आप गिराना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो 18 वर्ष होना चाहिए। पंचायत स्तर पर या क्या आपका लोकसभा विधानसभा ये सब का वोट जो गिराते हैं 18 वर्ष का ही उम्र रहता है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि चुनाव लड़ने के लिए इसमें 21 वर्ष होना जरूरी है, कहा जाए तो पंचायत स्तर पर, ठीक है, उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष। ऐसे विधानसभा में कहा जाए तो 25 वर्ष का है, और लोकसभा में भी 25 वर्ष का है, राज्यसभा में बात करें तो 30 वर्ष का है, और विधान परिषद में बात करें तो वो भी 30 वर्ष का है। लेकिन यहाँ देखिए जो उम्र है आपका, याद रखिएगा न्यूनतम आपका 21 वर्ष ही है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का, और 18 वर्ष जो चुनाव क्या बोलते हैं, ये याद रखिएगा मतदाता सूची में दर्ज, अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। याद रखिए ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए कितना वर्ष चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है
कितना वर्ष का उम्र होना चाहिए, तो 18 वर्ष। यानी कि जो वोट डालते हैं ना, जो उम्मीदवार होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये समझना है। आगे दोस्तों यहाँ की ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है ना मुखिया होता है, और सरकारी जो पदाधिकारी होता है ये पंचायत सचिव होते हैं, यानी पंचायत सेक्रेटरी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ग्राम सभा का बैठक जो मुखिया है ना ये बुलाता है ग्राम सभा का बैठक, और ग्राम सभा का जो कोरम है यानी गणपूर्ति, देख लीजिए ये गणपूर्ति जो है आपका कुल सदस्य का 1/20, यानी जितना भी सदस्य है उसका 1/20 या 5% होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो बैठक बुलाया जाता है, इसमें ग्राम सभा का माने कोरम पूरने के लिए कुल सदस्य का जितना भी सदस्य उसका 1/20 और या आपका 5% होना चाहिए। और ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कोरम जो है ना, जैसे ये ग्राम सभा था, अब ये ग्राम पंचायत है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा दोस्तों। ये ग्राम सभा हो गया, ठीक है, इसमें आपका मैंने सभी जनता वगैरह सभी इसमें शामिल होता है। ठीक है ना, वार्ड सदस्य जनता वगैरह सभी शामिल होता है। और ये ग्राम पंचायत के बैठक के लिए जो है ना कोरम जो होता है, याद रखिएगा आधा होता है, माने कि जो सदस्य हैं उसके आधा, यानी वार्ड सदस्य जो भी होते हैं उसका आधा इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कोरम जो है ना गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए। और ये ग्राम सभा के लिए जो है वहाँ के जो भी जनता है वो लोग उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये जनसंख्या हम लोग देख लीजिए, कोरम जो है ना ग्राम स्तर पर कितना है और पंचायत स्तर पर कोरम क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ की मुखिया को उसके 2 वर्ष बाद यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए कितना बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, तो याद रखिएगा 2/3 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि अगर वार्ड सदस्य द्वारा ऐसा बहुमत मिल जाता है 2/3 बहुमत, तो मुखिया को हटाया जा सकता है 2 साल के बाद। ठीक है, और फिर जो चुनाव होगा वो 3 साल के लिए ही, जो मुखिया बनेंगे वो 3 साल के लिए बनेंगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि मुखिया अपना त्याग पत्र जो देता है पंचायती राज पदाधिकारी यानी डीपीआरओ को देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे ना कौन किसको त्याग पत्र देता है, आप लोग देखिएगा, वीडियो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो है जो कि वार्ड सदस्य किसको अपना त्याग पत्र देता है, सरपंच किसको देता है, मुखिया किसको देता है, ये सब हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त हो जाती है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर 1/6 वोट नहीं लाता है, ठीक है, मैंने वैध मत का 1/6 वोट, तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग अब जमानत राशि के को भी पढ़ेंगे, बहुत ही किसका जमानत राशि कितना है, जैसे सरपंच हो गया, वार्ड हो गया, सब का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख लिए कौन किसको त्याग पत्र दे रहा है, इसको देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि पंचायत में कौन किसको अपना त्याग पत्र देता है, यानी पंचायत स्तर में, मैंने पंचायती राज में जो है ना कौन किसको अपना त्याग पत्र देता है। तो पंचायत का जो जनप्रतिनिधि है यह त्याग पत्र देखा जाए तो देखिए वार्ड जो सदस्य हैं मुखिया को देते हैं अपना लिखित, स्वयं लिखित जो है ना एक लेटर पर लिखते हैं कि हाँ हम अपना ये वार्ड सदस्य त्याग पत्र दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वार्ड सदस्य जो है ना ये लिखित देते हैं मुखिया को, और ये लेटर जो है ना 7 दिन तक जो है ना, ये 7 दिन के अंदर अगर वार्ड सदस्य फिर से अपना निर्णय चेंज करना चाहेंगे कि हाँ नहीं हम फिर से वार्ड सदस्य रहना चाहेंगे, तो ये मुखिया इसको कहेगा कि ठीक है अनुमति दे देगा। लेकिन 7 दिन के बाद जब ये लेटर जो है मुखिया के पास 7 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इनको वार्ड सदस्य से हटा दिया जाएगा, और ये पुराने वाले मुखिया जो जो कुछ वोट से हारे थे जो वार्ड सदस्य, उनको बनाया जाएगा, या फिर नए सिरे से वार्ड सदस्य का चुनाव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पंच जो है, पंच के देखिए, पंच जो है अपना जो त्याग पत्र देगा सरपंच को देगा। ठीक है, सरपंच को देगा, स्वयं लिखित देगा, ये पंच किसको देगा, पंच देगा, यानी वार्ड सदस्य मुखिया को देगा, पंच देगा सरपंच को। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जो उप सरपंच है ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी, यानी कि जिसको मुखिया देगा त्याग पत्र उसी को आपका उप सरपंच भी देगा। यहाँ देखिए उप सरपंच और सरपंच भी देगा उसी को। देख लीजिए कौन कौन देता है डीपीआरओ को, यानी कि पंचायती राज पदाधिकारी को। तो आपका हो जाएगा आपका उप मुखिया, सरपंच, सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, उप मुखिया हो गया, ये सब जो है ना ये डीपीआरओ को, यानी कि पंचायती राज पदाधिकारी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत
राज ऑफिसर, ठीक है, इनको ये अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये हो गया आपका, ये चार व्यक्ति याद रखिएगा, इनको देते हैं। उसके बाद में उप प्रमुख जो है ना, प्रमुख को, जो उप प्रमुख है, प्रमुख को अपना त्याग पत्र देते हैं। आगे है यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि देखिए यहाँ क्या है कि पंचायत समिति सदस्य, ये जो पंचायत समिति का जो सदस्य होते हैं वो प्रमुख को अपना देते हैं, यानी कि प्रमुख को आपका उप प्रमुख प्रमुख को देता है। फिर प्रमुख जो है ना, ये अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम को, एसडीएम जो होता है इसको अपना त्याग पत्र देते हैं कौन, प्रमुख, ठीक, प्रमुख देते हैं एसडीएम को अपना त्याग पत्र। और उप प्रमुख जो है ना, प्रमुख को त्याग पत्र देता है। और पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं ये प्रमुख को ही त्याग पत्र देते हैं। उसके बाद देखिए जिला परिषद सदस्य, जो जिला परिषद सदस्य है, ये जिला परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं अप्रत्यक्ष चुने गए, इनको ये त्याग पत्र देते हैं। इसके बाद में कि जिला परिषद का उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष जो है ना, उपाध्यक्ष ये जिला परिषद के अध्यक्ष को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। और लास्ट में देखिए डीएम को जो त्याग पत्र देता है ये जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला दंडाधिकारी यानी डीएम को अपना ये त्याग पत्र देते हैं। तो ये देख लीजिए मेन रूप से हम लोग त्याग पत्र कौन किसको दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, और आगे भी आप चाहते हैं कि हाँ एग्जाम में पूछेगा तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। ये आपको बोरिंग फील नहीं होगा दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं ना, आप कहीं भी देखिएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल पर देख के हमको बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन सब मैंने जो मेरे वीडियो में है अधिकांश क्वेश्चन मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा ही, सब जगह मिलेगा, लेकिन अधिकांश जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो नहीं मिलेगा। आगे है देखिए यहाँ पे कि ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी कि 1/3 सदस्य जो है ना वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है ग्राम सभा के बैठक के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सचिव करता है, ठीक है। पंचायत सचिव जो होते हैं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व पंचायत स्तर पर कौन करता है, तो ये पंचायत सचिव करते हैं या ग्राम सेवक कहते हैं। पहले ग्राम सेवक बोला जाता था इनको, अब पंचायत सचिव बोला जाता है। कई सारे जो ये है राज्य है वहाँ अलग अलग पंचायत सचिव को नाम से जाना जाता है। इसमें आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ना आपका उत्तर प्रदेश में बोला जाता है या आसपास के राज्य में, जैसे उत्तराखंड वगैरह में। देखिए आगे है यहाँ पे, देखिए दोस्तों क्या है कि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत, देखिए आय का जो है ना ये स्रोत जो है ना मेला कर है, मेला और बाजार कर जो है ना मेन रूप से आय का स्रोत है। ऐसे तो अभी नल जल योजना के तहत जो पानी दिया जा रहा है उससे भी टैक्स वसूला जा रहा है, या पोखर वगैरह खुनाता है तो उसमें जो मछलियाँ होती हैं जो कोई व्यापारी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स वगैरह लिया जाता है। यानी बहुत सारे सोर्सेस हैं पंचायत स्तर पर आय का, जो मेला हो गया, बाजार हो गया, ये सब में या सट्टा होता है, ये सब में आपका पंचायत ग्राम पंचायत आयकर लगाता है। अब देखिए कि जो टैक्स का जो लगाने का जो सिफारिश है टैक्स, ये कौन सबसे पहले कौन समिति किया था, तो ये अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई थी, इसने ही टैक्स लगाने का सिफारिश किया था। देख लीजिए सब एकदम कंबाइंड क्वेश्चन सब है दोस्तों, आप भूल भी नहीं पाएंगे। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होते हैं, ठीक है, ये मैंने सरकारी अनुदान पर निर्भर होते हैं, ये सही है। चलिए दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप मेरे टेलीग्राम पर जो ना इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। और क्यूज भी करना चाहते हैं तो क्यूज में शामिल हो सकते हैं बीएसएससी की तैयारी के लिए या बीपीएससी वगैरह का तैयारी करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद, ये जो है ना मैंने पंचायत स्तर पर किनका चुनाव, मैंने पंचायती राज जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय, इसमें किनका चुनाव किस रूप में किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को देखेंगे क्या है यहाँ पे। तो ये जो दोस्तों है देखिए पहले की चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से, ये देखिए अनुच्छेद 243 के के में, के से किंग बन जाता है, याद रखिएगा, और किंग माने राजा, राजा माने स्वतंत्र हो जाता है, याद रखिएगा। 243 के में चुनाव लड़ता है और मुखिया राजा बन जाता है यानी किंग बन जाता है, तो इसे याद रखिएगा 243 के से किंग, ठीक। अब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो वो 6 व्यक्तियों का होता है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। अब देखते हैं कौन कौन है, तो इसमें देखिए तो ये हो गया आपका वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया
और पंचायत समिति और जिला परिषद, इन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से यानी जनता वोट देती है, ठीक है, जनता वोट देती है और इन लोगों को चुना जाता है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि कहा जाए कि जो ये चुने गए वार्ड सदस्य ही अपने स्तर से चुनते हैं या पंच ही या सरपंच ही, तो ये या समिति तो अपने स्तर से चुनते हैं, उन लोगों को देख लेते हैं। तो देखिए जो है उप सरपंच, ये पंच मिलके जो है ना पंच जो है अपने स्तर से पंच, कई सारे पंच जो है मिलने के बाद उप सरपंच को चुनते हैं, ठीक है ना। तो ये चुनने का काम जो है पंच का है। उप मुखिया की बात करें तो वार्ड सदस्य जो है ना, वार्ड सदस्य, ये कई सारे वार्ड सदस्य जो है अपना विचार कर लेते हैं, फिर अपना वोटिंग करते हैं कि हाँ हमें उप मुखिया किसको बनाया जाए। अगर इस स्थिति में अगर देखा जाए कि उप मुखिया के जो वोटिंग होता है, वार्ड सदस्य बोलते हैं कि नहीं ये मुखिया बनना चाहिए, चाहे अगला कोई दूसरा आदमी बोलता है नहीं ये, अगर उसमें बराबर बराबर मत आता है तो इस स्थिति में लॉटरी निकाला जाता है या टॉस वगैरह किया जाता है कि हाँ ये उप मुखिया कौन बनेगा, ठीक है। तो ये उप मुखिया का जो मेन चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें वार्ड सदस्य भूमिका महत्वपूर्ण निभाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं, तो ये उप प्रमुख हो गया, ठीक है। उप प्रमुख जो बनता है ये समिति के माध्यम से होता है, मैंने समिति चुनाव करता है, ठीक है, उप प्रमुख। और प्रमुख बनने के लिए भी समिति ही पंचायत समिति जो है ये चुनाव करती है। चलिए आगे है कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष है, ठीक है, ये इन लोगों का भी, जिला परिषद का जो उपाध्यक्ष है या जिला परिषद का अध्यक्ष है, इन लोगों का जिला परिषद द्वारा जो जिला परिषद सदस्य होते हैं वो इन लोगों को चुनते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जिला परिषद के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग देखें कि कौन किस रूप में चुना रहा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज आप लोगों को बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और आगे भी होगा, आप बने रहिए। आज जो है ना ये कहा जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आप खोज कर रह जाएंगे, नहीं मिलने वाला है। मैंने पूरा जो हम एक मक्खन लिया है आप लोगों के लिए, जो तहलका कहा जाए, ये वाकई में तहलका है। चलिए तहलका किस तरह से हो रहा है देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की बैठक जो होती है वर्ष में, एक वर्ष में 4 बार होता है, देख लीजिए, यानी प्रत्येक 3 माह पर जो है ना ग्राम सभा का बैठक होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए सभी को हम कंबाइन करके लाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक, यानी ये ग्राम सभा का बैठक था, अब है ग्राम पंचायत का बैठक। ये 2 महीने में एक बार होता है, यानी कि एक वर्ष में, एक साल में आपका लगभग 12 बार, सॉरी 6 बार, एक वर्ष में, यानी कि दो महीना पर हो रहा है एक बार, तो 12 महीना पर 6 बार हो गया, यानी कि एक साल में 6 बार आपका ग्राम पंचायत का बैठक होता है। लेकिन ग्राम सभा की बात करें तो साल में 4 बार होता है, ठीक है। मैंने 3 महीना पर एक बार, यानी साल में 4 बार होता है, यानी एक वर्ष में 4 बार ग्राम सभा। आगे देखिए यहाँ पे स्थानीय समिति की बैठक, देखिए अस्थायी समिति जो होता है ना ये 6 गो होता है। अस्थायी समिति में जो है ना 6 गो ये समितियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें कहा जाए कि ये प्रत्येक माह होता है, यानी 12 महीना में 12 बार ये होता है अस्थायी समिति का बैठक, ठीक है। हर एक महीना में होता है अस्थायी। यानी पंचायती राज में जो है ना, पंचायत राज पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो एक बैठक होता है दोस्तों, ये उस बैठक में कौन का मैंने किसका बैठक कितना माह या महीना पर होता है, ये है आपका। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि WIMC का जो बैठक होता है दोस्तों, ये 15 दिन में एक बार होता है, यानी कि कहा जाए कि 15 दिन पर एक बार होना ही होना है। आइए समझिए कि ये लगभग साल में 24 बार हो जाएगा इसे। और अस्थायी समिति का बैठक प्रत्येक माह में होता है, और WIMC का बैठक याद रखिएगा 15 दिन में एक बार होता है। उसके बाद देखें तो दोस्तों निगरानी समिति की बैठक जो होती है ये भी प्रत्येक माह होता है, यानी कि अस्थायी समिति का बैठक और निगरानी समिति का बैठक ये प्रत्येक माह होता है। उसके बाद है वार्ड सभा का जो बैठक होता है, वार्ड सभा का ये प्रत्येक जो है ना 3 माह पर होता है, यानी कि जिस तरह से ग्राम सभा की बैठक होता है उसी तरह से वार्ड सभा का भी बैठक होता है प्रत्येक 3 माह पर, यानी कि साल में 4 बार, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक देख लिए, पंचायत स्तर पर जो बैठक होता है कि कितना माह पर कौन सा बैठक होता है, ये देख लीजिए दोस्तों। इस तरह से आप कहीं भी इतना सोर्सेस एक साथ नहीं देखे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों यहाँ का है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसमें क्या है थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये पंचायत स्तर पर जो अध्यक्ष कौन होते हैं और सचिव कौन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए ये मैप के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए यहाँ थोड़ा मानचित्र को दर्शा रहा है, यहाँ देख लीजिए। चलिए यहाँ है
अब हो जाएगा, हाँ। चलिए अब देखा जाए ग्रामीण स्तर पर, यानी ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद। देखिए इसमें देखा जाए कि सबसे लो स्तर यानी कि सबसे छोटी इकाई देखा जाए ना, ये तीनों में आपका सबसे छोटा जो होता है ग्राम पंचायत होता है। ये सबसे बड़ा होता है जिला परिषद, माने उस सदन जैसे राज्यसभा लोकसभा होता है उस तरह से देखा जाए तो 12 में आपका जिला परिषद हो जाएगा और छोटा में आ जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। ये जो है ना पंचायत समिति, ये दोनों के मध्यस्थता का एक कड़ी है कहा जाए तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो पंचायत सचिव होते हैं, ठीक है, पंचायत सचिव। अभी बहुत सारे साथी लोग पंचायत सचिव बनेंगे और बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उनको या कोई भी स्टेट में जो है ना वहाँ के एसएससी जो होती का तैयारी जो होता है वो पंचायत सचिव के लिए एग्जाम देती है, ठीक है। तो ये बिहार वाले मेन रूप से देखा जाए तो पंचायत सचिव बनेंगे, तो ये ग्राम स्तर का ये सचिव रहेंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होंगे। इनका जो अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है मुखिया होता है, ठीक है। इसी तरह से हम पंचायत समिति का देखते हैं तो यहाँ जो है ना पंचायत सचिव की बात करते हैं पंचायत समिति में सचिव, तो बीपीआरओ होते हैं, ठीक है। बीपीआरओ जो है ना ये पंचायत समिति के सचिव होते हैं। अगर जहाँ बीपीआरओ नहीं है वहाँ बीडीओ कहलाते हैं, ठीक है ना, मैंने बीडीओ होते हैं, ठीक है, तो बीडीओ होते हैं। अब इसका अध्यक्ष जो होता है जो वही प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, प्रमुख होते हैं, मैंने पंचायत समिति के अध्यक्ष जो होते हैं प्रमुख होते हैं, जो पंचायत समिति सदस्य लोग चुनते हैं इनको। उसके बाद में हम जिला की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ जिला जो परिषद है, जिला परिषद का जो सचिव यानी कि ईसीओ बोले तो ये एसडीएम होते हैं या एसडीओ होता है, ठीक है, ये इसका सचिव होते हैं, ठीक है, एसडीएम या एसडीओ, ठीक है। और ये उसके बाद जो है ना डीपीआरओ जो है ना डीपीआरओ इसका असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि कहा जाए कि एसीओ होते हैं, ठीक है, एसीओ आपका डीपीआरओ होते हैं और जो सचिव होते हैं ये एसडीएम होते हैं, ठीक है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं कहीं डीएम को भी लाया जाता है या कहीं डीपीआरओ को बनाया जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ का जो जिला का सचिव होते हैं ये एसडीएम होते हैं, या आपका असिस्टेंट में कहा जाए तो ये डीपीआरओ होते हैं। इनके जगह पर मान के चलिए एसडीएम की जगह पर डीपीआरओ भी काम करते हैं। और मेन पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़े होते हैं, यानी कि एक अधिकारी जो डीपीआरओ होते हैं, जहाँ पे पंचायत सचिव या अन्य जो पंचायत स्तरीय जो ये हैं कर्मचारी हैं यह इनको त्याग पत्र वगैरह देते हैं। चलिए यहाँ पे इसका अध्यक्ष देखें दोस्तों तो जिला परिषद इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए ये जिला परिषद इसके अध्यक्ष हो गए। आगे देखते हैं टॉपिक, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का जो जिक्र किया है यहाँ थोड़ा समझ लीजिए क्या है। देखिए यहाँ क्या है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका ये जो स्थानीय स्वशासन है इसमें ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो है ना आपका ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत में सबसे छोटी इकाई कहा जाए तो वार्ड सदस्य होता है, ठीक है। कई सारे वार्ड सदस्य के मिलने के बाद एक गांव का निर्माण होता है, फिर वो वार्ड सदस्य मैंने बनने के बाद मैंने कई सारे वार्ड होता है, वार्ड से पंचायत का निर्माण होता है, ठीक है। तो कई सारे गाँव भी उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पंचायत हो गया, मैंने ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद इससे बड़ा जो होता है ना कि जनपद पंचायत जिसको समिति बोलते हैं, ये समिति हो जाता है, ठीक है। ये समिति होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोला जाता है समिति को। तो ये समिति हो गया दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर जिला परिषद। सबसे ऊंच वाला जो ये कहा जाए ये क्षेत्र तो जिला परिषद होता है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा में ग्राम होता है। अब उसके बाद में नगरीय में बात करते हैं दोस्तों। देखिए नगर पंचायत में, नगर क्षेत्र में, तो देखिए सबसे बड़ा जो होता है आपका, सबसे बड़ा देखिए सबसे बड़ा में आपका हो गया नगर निगम, ठीक, नगर निगम। और सबसे छोटा में आपका नगर पंचायत है, ठीक है। जैसे इनमें ग्राम पंचायत है उस तरह नगर पंचायत सबसे छोटा है, ठीक है। और नगर निगम जिस तरह नगरीय क्षेत्र में बड़ा है उस तरह जिला पंचायत है। और ये मध्यस्थता का जो कार्य करता है ये आपका नगर पालिका करता है, याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, एक मिनट, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं इसको। चलिए यहाँ आ गया, अब हम लोग देखेंगे जमानत राशि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये जमानत राशि देख लीजिए एक बार कि किसका जमानत राशि क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आप लोग देखेंगे कि हाँ आज कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जमानत राशि से संबंधित बहुत सारा वीडियो क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो तो अभी तक नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर, देख लीजिएगा, जमानत राशि वाला वीडियो नहीं मिलेगा।
चलिए यहाँ जो कह रहा है दोस्तों कि प्रतिनिधियों का जमानत राशि यानी पंचायत स्तर पर जो जमानत राशि है इनका क्या है। तो देखिए वार्ड सदस्य का जो समान कोटि कहा जाए यानी जनरल के लिए, ठीक है ना, जनरल के लिए जो है ना समान कोटि के लिए यूआर के लिए आपका 100 रुपया है, ठीक है। वार्ड सदस्य का अगर गांव में कोई भी साथी वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको जमानत राशि 100 रुपया जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद में महिला या SC ST के लिए जो महिला हो या SC ST है वो वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको 50 रुपया लगेगा, ठीक है ना, 50 रुपया जमानत राशि। ये होता है दोस्तों कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो जमानत के लिए आप ये 50 रुपये जमा करते हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मिलता है, और नहीं तो 1/6 से कम वोट लाते हैं वैध वोट का तो ये पैसा जो है ना जो जमानत राशि है आपको फिर सरकार वापस नहीं देती है, वो उसके पास जब्त हो जाता है, ठीक है ना। वही पैसा वापस नहीं देने के देता है ना, इसी को बोलते हैं जमानत जब्त हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ जो दिया है महिला वाला हो गया। इसके बाद मुखिया या समिति, ठीक है, पंचायत समिति, मुखिया हो गया या पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं समान कोटि यानी कि जनरल के लिए 250 रुपया। मुखिया के याद रखेगा, मुखिया के लिए कितना है 250, वो भी जनरल, ठीक है। और इसके बाद अगर SC ST लड़ेंगे तो उनको लगेगा कितना, ये 125 रुपया, ठीक है, 125 रुपया। महिला के जो जनरल महिला हो या SC ST की महिला हो सभी को 125 रुपये ही लगेगा, या SC ST की बात करें तो वो भी 125 रुपया अपना जमानत राशि जमा करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। और मुखिया में देखा जाए जनरल में हो जाएंगे 250 रुपया, या पंचायत समिति भी 250 रुपया जमा करके अपना चुनाव में आप दाखिला लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे है दोस्तों कि ये जो है जिला परिषद सामान्य प्रत्याशी। तो जिला परिषद के जो सामान्य प्रत्याशी है ये आपका 500 रुपया जो जमानत राशि ये जमा करते हैं। अब महिला या SC ST के लिए बोले तो ये 250 रुपया ये जमा करते हैं। महिला जनरल महिला में मैंने कोई भी महिला जो है ना चुनाव लड़ेगी तो 250 रुपया, या SC ST लड़ेगा तो 250 रुपया जमा करेगा जमानत राशि। और जिला परिषद में सामान्य कोटि में कहा जाए पुरुष वर्ग होंगे वो 500 रुपया जमा करेंगे। अब है यहाँ की जमानत राशि जमानत नामांकन पत्र की खरीदारी के लिए की जाती है, ठीक है, इसलिए ये जमानत राशि देना पड़ता है। चलिए ये हम लोग देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए क्योंकि इस तरह से आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। देखिए अब भाता है, देखिए पंचायत स्तर पर जो ना मुखिया है वार्ड सदस्य इन लोगों को वेतन नहीं मिलता है, इन लोगों को भाता मिलता है। और लेकिन केंद्र में देखिए राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया मिलता है, इनको देखिए 500 रुपया मिलता है। देख लीजिए ये कहीं कहा जाए कि नाइंसाफ़ी की तरह है, इनको भी कम से कम 5,000 नहीं तो 10,000 रुपया इन लोगों का मंथली होना चाहिए, मुखिया का हो या अन्य इन लोगों का, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर ये लोग भी अच्छा से काम करें, ईमानदारी से काम करें, इसलिए इनका भी वेतन बढ़ना चाहिए, ठीक है। और केंद्र में देखिए कितना किनका वेतन है, बहुत सारा वेतन उन लोगों का उठता है, उनका तो ये 0.05% भी नहीं है ये वेतन इन लोगों का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए इनका किनका क्या वेतन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बहुत चीज़ आप लोग नया नया चीज़ सीखे होंगे, उम्मीद है हमें। देखिए अब देखिए इसका जो भाता है प्रति माह किनका कितना मिलता है। जैसे वार्ड सदस्य है तो इनको 500 दिया जाता है, पंच जो है ना इनको भी 500 मिलता है, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनको 1,000 रुपये मिलता है भाता। उसके बाद उप जो सरपंच है उनको 1,200 रुपया मिलता है, और उप मुखिया को भी 1,200 रुपया मिलता है। सरपंच जो है ना सरपंच को 2,500 मिलता है, और मुखिया को भी 2,500, ये दोनों को 25-2500 मिलता है। और 1,200 रुपये याद रखिएगा उप सरपंच और उप मुखिया को मिलता है। उसके बाद में जिला परिषद को जो है ना दोस्तों ये 2,500 रुपया मिलता है। देखिए मुखिया को भी, जिला परिषद सरपंच को भी ये है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, देखिए क्या है कि देखिए यहाँ सरपंच मुखिया और जिला परिषद के सदस्य उसको 2,500 रुपया मिलता है, ठीक। पंचायत समिति के उप प्रमुख जो है जिनको चुनता है ये समिति उनको 5,000 रुपया मिलता है, और पंचायत समिति के प्रमुख जो होते हैं उनको 10,000 रुपया मिलता है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष जो है ना उनको 10,000, और इनको जो है क्या बोलते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं उनको 12,000, यानी कि उपाध्यक्ष से 2,000 ज़्यादा मिलता है अध्यक्ष को। तो ये मेन भाता था इन लोगों का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए जो ये 29 विषय का जो जिक्र करते हैं दोस्तों, आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे होंगे कि 29 विषय का जो चर्चा है आपका
243 के जी में, जी से याद रखिएगा गॉड, शक्ति गौडे के पास रहता है, तो शक्ति इसको प्रदान किया गया 29 विषय का 243 के जी में। ये अनुसूची जो है ना 11वीं अनुसूची और 29 विषय जो है ना, और भाग 9 में इसका वर्णन किया गया। ये 29 विषय है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से पढ़ लीजिए कौन कौन सा विषय है। ठीक है, आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए ये आपका मेन टॉपिक है। ये टॉपिक जो है ना आपको हर एक एग्जाम में मिलता है, उधर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो है ना एक ट्रिक वाइज भी हम लोग याद करेंगे, ये हमेशा मिलेगा एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलता है। देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए पहले जो बात है यहाँ, ये जो परिभाषा दिया है, देखिए देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत का अनुच्छेद हो गया और ये नगर पंचायत का, ये दोनों को देखेंगे, नगर और पंचायत दोनों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहले जो है कि आपका 243 में परिभाषा का जिक्र किया है। इधर जो है ना 243 के पी में परिभाषा है, ठीक ना, नगर में पी में परिभाषा, ए में क्या है 243 में ही परिभाषा है। उसके बाद बात करते हैं तो ये 243 के ए में ना ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा का बात किया है 243 के ए में। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पंचायत में जो ग्राम सभा होता है उसका माने वर्णन है या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, तो 243 के ए में, ABCD के ए या क बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 243 के बी में क्या है कि ग्राम पंचायत का गठन या पंचायतों के संविधान। ठीक है, गठन या संविधान की बात करेगा 243 में हो गया, तो 243 के बी। ठीक है, संरचना, संरचना में स आ रहा है तो सी याद रखिए। ठीक है, 243 के सी में संरचना है और 243 के डी में डेवलपमेंट। ठीक है ना, सीटों का आरक्षण। अब सीटों का आरक्षण क्या है दोस्तों, जैसे हम लोग पढ़े, अब देखिए हम ये एक बार देख लेते हैं ना, इसको बड़ा करके फिर उधर भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सीटों का आरक्षण की बात जो कहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसको। देखिए ये क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए सीटों का आरक्षण का मतलब जो हम लोग अनुच्छेद ये पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, डी से डेवलपमेंट जो पढ़ रहे थे, जिसमें 33% 73वां संविधान संशोधन 1993 ना 1992 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा 33% आरक्षण दिया गया। फिर उसके बाद क्या है कि 2009 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में पहली बार बिहार सरकार जो है ना 50% आरक्षण की बात कही, तो वो वही आरक्षण जो है ना इसमें आपका वर्णन किया गया 243 का डी से डेवलप याद रखिएगा। डेवलप क्यों किया, मैंने डेवलप करने के लिए क्या आरक्षण देना जरूरी है, तब डेवलप करेगा, तो डी से डेवलप याद रखिएगा 243 का डी। अब देखिए 243 के ई में क्या है, 5 वर्ष की अवधि, तो 5 ABCD के अक्षर ना ई पर होता है। ABCD का अक्षर अगर रीजनिंग बना रहे हैं, बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा, चाहे कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें तो रीजनिंग बनाते हैं तो ई 5 पर होता है, तो 5 वर्ष के लिए अवधि 243 हो गया। अब देखिए 243 के एफ से फ्रेंड याद रखिएगा, सदस्यों का अयोग्यता, यानी कि अयोग्य दोस्त से हम दोस्ती नहीं करेंगे, अयोग्य जो लोग हैं उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, फ्रेंड नहीं रखेंगे। ठीक ना, तो ये जो है ना अयोग्यता जो है ना, सदस्यों की अयोग्यता हो गया एफ 243 के एफ से फ्रेंड याद रखिएगा, अयोग्य फ्रेंड मैंने नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैंने कि योग्य फ्रेंड रखेंगे, योग्य दोस्त रखेंगे। ठीक है, योग्य दोस्त रखेंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, देखिए कार्य करने की शक्ति जो पंचायत को मिला है, पंचायत को जो कार्य करने की शक्ति मिला है, तो 29 विषय पर जो ये कार्य करता है, जिसका 29 विषय उधर भी देखें, और 31 कार्य जो करता है ये जी याद रखिएगा, जी याद रखिएगा 243 के जी में एक कार्य करता है पंचायत, याद रखिएगा। WG आर्चर, डब्ल्यू से याद रखिएगा। यहाँ देखिए कि नगर में जो है ना ये 18 विषय पर ये कार्य करता है नगर पंचायत, और गांव जो है ना ये पंचायत समिति मैंने ग्राम पंचायत, ये जी मैंने WG आर्चर जो था, आप याद रखिएगा WG आर्चर जो था ये 1857 के जो अथी हुआ था, सॉरी ये 1942 में जो 7 जो स्टूडेंट को मारने के लिए आदेश देता है, ये WG आर्चर ही देता है। जो सचिवालय कांड जो होता है जिसमें 7 विद्यार्थियों को मार दिया जाता है, ये आदेश यही देता है। तो याद रखिएगा 11 सितंबर को लगभग ये आदेश देता है 1942 ईस्वी में। तो ये WG आर्चर, इससे याद रखें कि कार्य करने की शक्ति, इसके पास शक्ति था WG आर्चर के, इसलिए वो गोली देने का चलवाने का आदेश दे दिया था या मारने का। चलिए तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जी से हो गया आपका शक्ति, यानी गॉड भी याद रख सकते हैं या गर्ल,
ठीक है, इन लोगों के पास बहुत शक्ति है, गॉड के पास, गर्ल के पास शक्ति है, याद रखिएगा। तो इससे भी आपको याद रहेगा कि 243 के जी में जो है ना 29 विषय जो कार्य करने की शक्ति है, 29 विषय 31 कार्य जिसमें होता है वो ये है। अब है दोस्तों कि एच में जो है ना कर लगाना, कर जो है ना हम लोग हाथ से लेते हैं, हाथ माने हैंड, ठीक है। तो कर जो है माने टैक्स, ठीक ना, टैक्स जो लेते हैं दोस्तों हाथ से लेते हैं, तो इससे हाथ याद रखेगा 243 के एच माने हैंड, ठीक। उसके बाद वित्त आयोग का जो गठन होता है या वित्त है, जो वित्त माने पैसा होता है, ठीक ना। तो पैसा माने इनकम होता है, ठीक ना, इनकम हो गया, तो इनकम आई से इनकम होता है, तो ठीक है। तो ये याद रखेगा इनकम, ठीक, वित्त आयोग का गठन आई से इनकम, ठीक, 243 के आई याद रखिएगा। उसके बाद है कि लेखा का अंकेक्षण, तो लेखा का अंकेक्षण जो ना लेखा जोखा जो भी है याद रखिएगा। तो ये आपका 10 पर जे होता है, ठीक ना। तो 10 पर जो जे होता है दोस्तों याद रखिएगा क्या है ये, तो 10 पर जो जे है वो लेखा का अंकेक्षण करता है, यानी कि जो मैट्रिक क्लास में थे 10वां क्लास में आप लोग खूब लिखे थे, याद रखिएगा 10वां में थे तो खूब लिखे थे, तो जे 10 पर होता है तो लेखा जोखा वाला ही माइंड में आएगा आपको, खूब लिखे थे, ठीक है, ये इससे याद रहेगा। और बाकी जो है कि इधर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन, निर्वाचन उधर भी हम कहे थे कि जो निर्वाचन होता है मुखिया क्या राजा बन जाता है, किंग बन जाता है, तो 243 के किंग बन गया, ठीक। अब देखिए, अब एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू, अब केंद्र शासित प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय 2 स्तरीय, ये सब लागू होगा कौन से अनुच्छेद के तहत, एल, एल से कैसे याद रखेंगे कि ये केंद्र शासित प्रदेश में ही लागू होगा, तो एल जो 243 के एल है, एल से आप लक्षद्वीप याद रख सकते हैं, लद्दाख भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एल आ रहा है तो लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ लागू होगा, ठीक। अब इसी याद रखिए। अब आगे देखिए, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में लागू ना होना, अब कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में लागू नहीं होना, तो देखिए एम से मोदी जी याद रखिएगा, ठीक है ना, ये कहीं भी नहीं किसी को चलने देते हैं, ठीक है ना, मैं किसी को बात को लागू नहीं होने देते हैं, यानी कि जो कांग्रेस का बात है वो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। कांग्रेस कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो कर नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री करवे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एम से मोदी याद रखेगा, और ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होने देंगे, ठीक है। तो क्या पंचायती राज व्यवस्था, तो ये हो गया एम। आगे देखिए, अब है 243 के एन, एन से अब नीतीश कुमार याद रखिए, पहले का मोदी हो गए अब नीतीश कुमार हो गए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायत का बना रहना, यानी कि नीतीश कुमार क्या क्या चाहते हैं कि हम जो है ना किसी का भी कितना वो वोटिंग आ जाए हम उसमें क्या हमेशा मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ठीक है ना, बने रहेंगे, इस तरह से माइंड में याद रखिएगा। यानी कि पहले से विद्यमान कानूनों या पंचायत का बने रहना, यानी कि नीतीश कुमार बने रहेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, यानी जो पंचायत स्तर का जो कानून है वो पंचायत में बना रहेगा किसी भी तरह से, ये अनुच्छेद 243 के एन कहता है, ठीक है। आगे है, बस दोस्तों ये ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, ये याद करने के लिए कहा गया है। चलिए 243 के ओ है। अब देखिए, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप पर रोक, यानी न्यायालय जो है ना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है इस निर्वाचन वाला क्षेत्र में, ठीक है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा किस अनुच्छेद के तहत 243, यानी कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा कौन, न्यायालय, तो इससे याद रख सकते हैं वो ये कौन, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है, निर्वाचन में। चलिए तो ये हम लोग याद कर लिए। जो पंचायत स्तर पर जो अनुच्छेद थे उसको अब नगर स्तर पर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते जाते हैं दोस्तों। अब हमें उम्मीद है आगे आपको याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो कमेंट कीजिएगा, केवल हम अनुच्छेद पर नहीं लाएंगे, आपकी याद करा देंगे। ऐसे देखिए कॉम्बिनेशन बना के हम याद करवाएंगे ही, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि नगर पालिकाएं उसके अनुच्छेद, ठीक है। तो परिभाषा जो है 243 के पी में है। देखिए अब पी कैसे यहाँ से आया, तो देखिए ग्रामीण स्तर पर क्या है 243 के ओ के बाद क्या है एन ओ पी अब ओ के बाद पी आता है, तो पी से शुरू हुआ है यहाँ। देखिए अनुच्छेद आप लोगों को कैसे याद होगा, तो इस तरह से याद करना होगा। तो ओ के बाद यहाँ पी से शुरू होता है, ठीक है। तो परिभाषा जो है पी में दिया गया है नगर पालिका का। उसके बाद 243 क्यू में नगर पालिका का गठन, हम क्यों गठन करते हैं, क्यों गठन करते हैं, यानी कि नगर पालिका को चलाने के लिए गठन करते हैं, तो क्यों गठन करते हैं याद रख सकते हैं, क्यों से क्यों गठन कर सकते हैं। अब उसके बाद में कि संरचना में रो आ रहा था आर से, 243 के आर में संरचना हो गया, ठीक है। उसके बाद में 243 के एस है, एस में है वार्ड सभा, ठीक है, सभा में सभा एस से होता है, तो वार्ड सभा माने कि नगर पालिकाएं की जो वार्ड सभा है उसका जिक्र जो किया गया है एस में किया गया है, ठीक है ना, एस में वार्ड सभा का, ठीक है। अब देखिए उधर उसके बाद है कि
243 के टी, टी से याद रखिएगा आरक्षण, ठीक ना, माने कि उधर जो था ना यहाँ यहाँ आरक्षण के लिए सीटों का आरक्षण क्या डी में था, ठीक ना, अनुच्छेद 243 के डी में, और वो पंचायत में था, और इधर क्या है, अब यहाँ देखिए यहाँ टी में है, नहीं अब वो 4 पर है, डी 4 पर होता है या 20 पर होता है, तब 5 मरतबे काट सकते हैं इसको, जैसे आरक्षण वाला हो गया, ठीक है, 5 साल का आरक्षण हो ठीक है, तो ये टी हो गया, यानी कि आरक्षण। इसमें आप क्या बोलते हैं, ट्रिब्यून्स भी याद रख सकते हैं, मैंने जो अति आदिवासी वगैरह होते हैं या SC ST, तो इससे भी याद रख सकते हैं, ST भी याद रख सकते हैं जिनको आरक्षण दिया गया है हमने ये क्षेत्र में, ST में टी आ रहा है, तो SC और ST, ठीक है ना, तो ST में टी आ रहा है, तो आरक्षण जो है ना 243 के टी, ये नगर वाला में हो जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों की यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है कि 243 के यू, 243 के यू में क्या है, तो ये 5 वर्ष की अवधि यानी कार्यकाल, यानी उधर जो था 5 वर्ष की अवधि जो था पंचायत वाला में ई में था, ई 5 पर होता है, और ई जो है ना इसमें जो दिया है 243 के यू में 5 साल के लिए अवधि है आपका क्या नगर पालिका में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भी में जो है ना सदस्यों की योग्यताएं, अब याद कर कैसे कीजिएगा, भी से, भी 243 के भी में सदस्यों की योग्यता, यानी कि जो मान के चले कि ओकर जो उम्र है 21 या 25 वर्ष पूर्ण रहा है कि नहीं, जो भी योग्यताएं हैं वो फुलफिल कर रहा है कि ना, तो याद रखिएगा योग्य व्यक्ति से हम क्या लव करते हैं, ठीक है, लव यानी कि योग्यताएं, ये भी लव में भी आ गया, और उधर जो है ना फ्रेंड को क्या किए थे, फ्रेंड बनाए थे, किसको, एफ से फ्रेंड जो अयोग्य होता है, ठीक है, तो योग्यताएं जो हम अयोग्य पढ़े थे उधर, तो फ्रेंड जो है ना फ्रेंड में लव आ जाएगा, मैंने कि भी हो जाएगा, मैंने 243 के भी में क्या है सदस्यों की योग्यताएं, तो इससे याद रखिएगा भी आ रहा है लव में, तो ये सदस्य की योग्यताएं। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपको याद भी हो रहा होगा, ऐसे नहीं कि हाँ अगला हम क्वेश्चन जब लाएंगे इससे क्वेश्चन एक एक जो MCQ लाएंगे उस पर आप लोग टेस्ट बनाइएगा, तो पक्का मैंने सही कर लीजिएगा, और ये ट्रिक कई बार अगर वीडियो एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरा बार देखिए जरूर समझ में आएगा, और ये याद भी हो जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा। आगे देखिए WG आर्चर हम उधर बताए थे, देखिए कार्य करने की शक्ति, जो नगर पंचायत है उसको कार्य करने की शक्ति जो 18 विषय है उस पर कार्य करता है नगर पंचायत, 243 के WG आर्चर, ठीक है, तो जी वाला था पंचायत में, और जो 29 विषय पर कार्य करता है, और W जो है आपका 18 विषय पर कार्य करता है, यार ठीक है, याद हो जाएगा इससे। अब देखिए उधर जो था हम लोग क्या पढ़े थे, टैक्स जो पढ़े थे उधर जो था हाथ से लेने के लिए, ठीक है ना, पंचायत में जो टैक्स ले रहा था मैंने 243 के एच यानी हैंड से हाथ से वसूल रहा था, लेकिन यहाँ कब से कथी से एक्स, टैक्स में TAX, एक्स में एक्स छुपा हुआ है, टैक्स में एक्स है ना, एक्स है, टैक्स में एक्स है, तो 243 के एक्स में कर हो गया, कर को इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। चलिए आगे हो गया 243 के वाई में जो है ना, जैसे उसमें तो आई था, आई में एक वित्त आयोग का गठन था, ठीक है ना, पंचायत स्तर पर जो वित्त आयोग का गठन की बात कहा गया है, ठीक है ना, एक मिनट, तो वो आपका क्या था, आई था, ठीक है ना, आई इधर क्या है वाई है, तो आई वाई याद रखिएगा वित्त आयोग का, आयोग से संबंधित है, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए आई हो गया वित्त आयोग, और इधर है ये आपका ये वाई हो गया, आई वाई याद रखिएगा वित्त आयोग वाला, और आई हो जाएगा ग्राम पंचायत का, इधर हो जाएगा जिला क्या बोलते हैं नगर पंचायत का। उसके बाद देखिए जेड जो है 243 के जेड में क्या है, लेखा अंकेक्षण, जैसे उधर जो था आपका 10 में जो था क्या बोलते हैं जे था 10 पर, तो वो लेखा अंकेक्षण वाला था जो 10वां क्लास में खूब लिखा था। तो उसके बाद देखिए ये जेड है तो खूब लिखिए ए टू जेड तक लिखिएगा, तो जेड आ रहा है, तो जेड में क्या है लेखा अंकेक्षण इसमें आ गया जेड में, ठीक है, और जे में है तो 10वां क्लास में खूब लिखते हैं, तो ये इससे वो याद रहेगा पंचायत वाला, और A to Z जेड आ रहा है किस में जिला वाला में, ठीक है ना, यानी कि नगर पंचायत में, तो ये लेखा अंकेक्षण हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए यहाँ आगे कि 243 के ZA, अब देखिए जैसे जेड यहाँ समाप्त होता है ना उसके बाद ABCD इससे शुरुआत हो जाता है, यानी जेड लगा रहता है लेकिन ABCD शुरुआत हो जाता है, तो ये समझना ये इस तरह से है कि ABC यहाँ जेड तक आया, वाई के बाद जेड और जेड के बाद में
ए से शुरू हो जाता है, ए से, ठीक है। जेड लगा रहता है इसलिए क्योंकि ये आगे के क्रम को बताता है, नहीं तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि हम ए में पंचायत वाला में है या इसी में है, यानी कि नगर वाला में है, तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से दिया है ये जेड ए, ठीक है। 243 के जेड ए में निर्वाचन है। देखिए अब जेड ए लग गया तो आजाद हो गया, आजाद में निर्वाचन। उधर हम लोग क्या पढ़े थे 243 के में किंग बन गया, राजा बन गया, अब इसमें आजाद हो गया, नहीं निर्वाचन हो गया, नहीं जैसे नगर निगम में हो गया तो निर्वाचन याद रखिएगा, नगर निगम वाला निर्वाचन ए जेड में, ठीक है ना, जेड ए, ठीक है। अब जेड बी में क्या है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लागू। अब देखिए उधर जो था केंद्र शासित प्रदेशों में लागू जो था 243 के एल था, एल मैंने लद्दाख और लक्षद्वीप, ठीक है। और इधर जो है ना कि अब नगर में जो है ना, जैसे नगर निगम जो है ना कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा, वहाँ जेड बी है, ठीक है, जेड बी याद रखिएगा। तो नगर निगम यानी जेड बी ई 12 है, नगर 12 हो गया ना, नगर तो ये 12 हो गया, ठीक है, 20 से 12। अब देखिए 243 के जेड सी यानी सी कम जनसंख्या क्षेत्र में लागू न होना, यानी कि कम जनसंख्या क्षेत्र में जो है ना लागू नहीं होने देगा, तो ये हो गया जेड सी हो गया, सी, ठीक ना, जेड सी याद रखेगा। ऐसे भी हम उधर पढ़े थे तो ग्राम पंचायत में क्या था, मोदी वाला था ना, एम था, एम किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं होने दे रहा था, ठीक है, माने कि कम जनसंख्या जहाँ भी है इसी को कपिताय क्षेत्रों में लागू नहीं होना, यानी कम जनसंख्या में लागू होना या जिस क्षेत्र में उसकी जो है ना जरूरत नहीं है, यानी कि वहाँ लागू नहीं हो सकता है, तो ये अनुच्छेद 243 के जेड सी कहता है। आगे है कि देखिए 243 के जेड डी जो है, डी से देखिए जेड और डी आ गया, तो डी से जिला आयोजना समिति, यानी जिला योजना समिति नहीं, योजना आयोजना वही हुआ, योजना समिति का गठन वगैरह हो गया जी में, मैंने डी जेड डी जिला, जी से डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ठीक है, तो ये जिला समिति हो जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए ये जिला हो गया, उसके बाद में जेड ई महानगर आयोजन समिति, यानी कि अब ई में हो गया महानगर आयोजन समिति, इसका गठन हो जाएगा। और जिला आयोजन माने योजना समिति बोलिए, आयोजन समिति, योजना बोलिए, योजना याद रहेगा, जिला योजना समिति का हो गया जेड डी, और जेड ई हो गया नगर आयोजन समिति। उसके बाद है कि 243 के जेड एफ, इसमें पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायत का बने रहना। उधर जो हम लोग पढ़े थे नीतीश कुमार वाला पढ़े थे, यानी कि एन 243 के एन, यानी कि नीतीश कुमार जो है ना हमेशा चाहते हैं बने रहना, और इधर हो गया कि एफ, यानी कि पहले से विद्यमान कानून पंचायत में बने रहना, यानी पंचायत का बने रहना, ये जो है आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आप याद रख सकते हैं एफ से फ्रेंड जो है ना, जेड फ्रेंड जो है ना हमेशा बने रहना चाहता है, ठीक है ना, ठीक, इस तरह से याद हो जाएगा। आगे जो है इसका लास्ट क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट है कि 243 के जेड जी इसका लास्ट तक है, और निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है, हस्तक्षेप पर जो रोक होता है न्यायालय वाला, तो ये उधर हम लोग पढ़े थे वो जो था ऊपर वो हस्तक्षेप करेगा, तो वो वाला हो गया, इधर जी वाला हो गया, जी हस्तक्षेप करेंगे, तो ये नगर निगम वाला हो गया। तो ये मेन रूप से जो दोस्तों था आपका नगर वाला भी हम लोग देख लिए। तो इस तरह से ऐसा वीडियो हमें नहीं लगता है कि आप लोग कहीं देखे होंगे, और देखे भी होंगे तो हमें थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए कहाँ से देख लिए आप लोग, कहाँ से आपको इतना बड़ा वीडियो मिल गया इस तरह से। तो ये जो दोस्तों था हम लोग बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 भी उधर देखे थे, जहाँ पे 50% आरक्षण, और अन्य जो जाति थे बीसी जो पिछड़े वर्ग थे तो उनको भी जो 20% आरक्षण दिया उसको भी देख लिए। तो दोस्तों ये है मेरा चैनल जो JS.95, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब सब्सक्राइब, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे सीरीज जो है ना BSSC दरोगा वगैरह वगैरह जो भी है रेलवे वगैरह का लेके हम आ रहे हैं, और आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जो वीडियो है ये दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा होगा, इस तरह से वीडियो आप कहीं नहीं देखे होंगे, देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो आप सही में अगर देखे भी होंगे तो आप हमें बता दीजिए कमेंट करके, हाँ हम देखे हैं। जो जमानत राशि की बात करें, या जो एक दूसरे को किसको कौन त्याग पत्र देता है, या वेतन की बात करें, या समिति में जो इम्पोर्टेंट समिति कौन समिति, 3 समिति हम बताए थे, जो 2 स्तरीय कौन लाया,
3 स्तरीय कौन लाया, 4 स्तरीय भी जिक्र किए हैं, टैक्स की व्यवस्था जो ग्राम स्तर पर हुआ है कौन किया है, इस सब से संबंधित अति किए हैं, बात किए हैं। पंचायत स्तर पर जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की है दोस्तों, और सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ है, किसने शुरुआत किया था और किस क्षेत्र में हुआ था, उस क्षेत्र को भी हम लोग मैप से पढ़े हैं। ये सब हम लोग बहुत जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों उसको देख लीजिए। ये सभी के लिए एलिजिबल है, यानी कि जो भी एग्जाम वगैरह होगा उसका उस पर आप इसको आराम से इस वीडियो को देख के जाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।